नमस्कार। मेरी आवाज आ रही होगी? ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। आज आपके समक्ष एक ऐसे शख्सियत को लेकर आया हूँ जो सही मायने में देखा जाए तो बड़ी जिंदा दिल इंसान है और सदैव लोगों की सहायता करना उनकी प्रवृत्ति है, प्रकृति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस मुलाकात के दौर में जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो खास करके है वो हिंदी से संबंधित। जी हाँ, अक्सर लोग पूछते हैं कि सरकारी संस्थानों में हिंदी के मार्फत से किस प्रकार से नौकरी पाई जाए या फिर वहां प्रवेश किया जाए। तो दोस्तों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, विषय है सरकारी संस्थानों में हिंदी विशेषज्ञों की मांग। और आज के ये कार्यक्रम जो है हिंदी शिक्षण मंच, जिंदगी हिंदी है जिंदगी, पहचान एवं हमारा मीडिया पार्टनर समाज्ञा की ओर से है। आपका जिस प्रकार से प्यार मिलता रहा है आगे भी मिलता रहेगा, मुझे विश्वास है। और बिना समय बर्बाद किए मैं आज की जो मुख्य अतिथि हैं उनके विषय में बता दूं। वो राजभाषा अधिकारी हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है मधुमिता बैनर्जी। मधुमिता बैनर्जी जी सहायक प्रबंधक के तौर पर इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यरत हैं। इनकी स्कूली शिक्षा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश एवं कोलकाता में हुई है। दक्षिण भारत में नियुक्ति की वजह से राजभाषा से जुड़ी सुविधाएं या समस्याओं या फिर समाधानों पर इनकी पैनी दृष्टि रही है। इनके संपादन में बैंक की पत्रिकाएं गीतांजलि एवं उदय प्रकाशित होती हैं। आप इन्हें दूरदर्शन पर भी अपना वक्तव्य रखते देख एवं सुन सकते हैं। अपने कार्यों के लिए बहुत बार पुरस्कृत भी हुई हैं। साहित्य में इनकी विशेष रुचि है, समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, सीधे मैं मंच पे पुकारना चाहूंगा मधुमिता बैनर्जी। मैम नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने आज समय दिया। और मैं ये जानना चाहता था कि मैम की आप तनिक अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और आपने बहुत ही अच्छा मेरा परिचय दिया है, स्वागत। तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर और मुझे कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि चलिए मैं बताती हूँ। मैं पिछले 8 वर्ष से इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़ी हुई हूँ। इसके पहले मैं गैर सरकारी एक संस्थान में नौकरी कुछ दिनों के लिए मैंने किया हुआ था। और मेरी पढ़ाई मुख्यतः दक्षिण भारत से ही हुई है। कॉलेज की डिग्री मैंने कलकत्ता में प्राप्त की, प्रेसिडेंसी कॉलेज से मेरी पढ़ाई जी। हुई और वहीं पे मैंने स्नातकोत्तर भी किया। उसके बाद कुछ समय तक मतलब कहूँगी कम ही समय तक मैं एक गैर सरकारी संस्थान में कार्यरत थी। जी। और इंडियन ओवरसीज बैंक में मेरी शुरुआत 2013 के जनवरी महीने में ही हो चुकी थी। और मैं यहाँ राजभाषा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ और 8 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। जी। तो इस वजह से कई स्थानांतरण भी हुए हैं। कई जगहों को देखने का मुझे मौका मिला। भाषाई दृष्टिकोण से भी मैं बोलूंगी क्योंकि मैं साहित्य की स्टूडेंट रही हूँ, मतलब और साहित्य लेके ही कहीं ना कहीं मेरी चर्चा अभी भी है। जी। तो भाषाई दृष्टि से भी मैंने वहाँ के लोगों को जांचा परखा और आगे आने वाले दिनों में भी इसी पर मैं कार्यरत हूँ। तो मेरे जानकारी के लिए, मेरी सुविधा के लिए जी मैडम। मैं इनसे जुड़ती रहती हूँ। बहुत सुंदर। मैडम, अक्सर हम लोग देखते हैं, खास करके जो हिंदी पढ़ते हैं हम लोग, हम लोगों ने स्नातक किया, स्नातकोत्तर किया, हिंदी से किया। वहां पर बच्चों में काफी दुविधा होती है कि क्या सिर्फ हिंदी पढ़ने से सिर्फ मास्टर जी बना जा सकता है?
या फिर कुछ और भी किया जा सकता है। ये भ्रम है, लोगों को जानकारी नहीं है कि अगर इस पर आप अपनी बात रख दें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने मेरे दिल को छूने वाली मतलब ये जो आपने प्रश्न किया है ये बिल्कुल मेरे दिल से जुड़ी हुई है। जी। इसको लेकर एक मैं छोटी सी कहानी बताऊंगी जो मेरे जीवन में घटित हुई है। जब जी। मैंने क्लास 10th मैंने पास किया था, सभी बच्चों की जो दुविधा होती है, अब मुझे आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या लेना है। जी। अब मेरे को हमेशा से यही चर्चा रही है कि सभी साइंस विज्ञान लेकर अभी पढ़ रहे हैं। जी। तो ऐसे में और कक्षा 10वीं में मैंने बहुत ही अच्छे अंक भी प्राप्त किए थे। जी। तो मैं स्कूल गई, स्कूल से मैंने फॉर्म उठाया और मेरे स्कूल में पहली बार नहीं, ये दूसरी बार था कि आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज का वो सेक्शन विभाग खुला हुआ था। जी। तो जी। जी। यानी हम बैच बनेंगे वहाँ के लिए। अगर कक्षा 11 में मैं भर्ती होती हूँ वहाँ पर, तो हम्म। हम दूसरे बैच बनेंगे। तो अब तक ये स्कूल उतना फेमस नहीं हुआ था कि यहाँ पर आर्ट्स के बच्चे आए। मैं गई, स्कूल से फॉर्म उठाकर लाई। फॉर्म में टिक करना होता है ह्यूमैनिटीज या फिर साइंस, जी। कॉमर्स ये। तो मैंने अपनी ह्यूमैनिटीज पर टिक किया और मैं घर में आई। आके मैंने अपने घर में मैंने पिताजी को किया कि साइन कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, मैं ह्यूमैनिटीज ले रही जी। हूँ। तो मेरे डैडी साइन करने वाले थे, करते करते अचानक रुक गए। रुक के बोले क्या क्या बोला तुमने, क्या लोगे? तो मैंने कहा मुझे आर्ट्स लेना है, आर्ट्स पढ़ना है। बोले नहीं, मैं तो नहीं साइन करूंगा। मैं अचानक मैंने बोला क्यों, आप क्यों नहीं साइन करोगे? जी। मुझे आर्ट्स लेना। तो उन्होंने कहा नहीं, आप तुम्हारे सभी बहनों ने साइंस पढ़ा है और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो आप साइंस लो, आप क्यों नहीं लो? मैंने कहा स्कोर मैंने अच्छा किया है, ठीक है, क्योंकि मैं एक अच्छी मतलब शिष्य रही हूँ, मतलब एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में। जी। मुझे इंटरेस्ट है आर्ट्स में, मुझे वही लेके पढ़ना है। तो इस पे बहुत घर में मतलब नाराजगी शुरू हो गई। उन्होंने कहा नहीं, मैं साइन ही नहीं करूंगा। मैंने कहा कि आप नहीं करोगे, लास्ट में मतलब एक 14-15 साल की लड़की उस समय क्या मैं और झगड़ा कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि जी। आप साइंस करेंगे, मुझे आर्ट्स में भर्ती होना है। हम्म। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब बहुत वो हुआ, तब मैं पता नहीं, अब मुझे लगा हो गया मेरा, मुझे अभी साइंस लेके पढ़ना है, लेकिन मैं फेल करूंगी, मैं श्योर है इस मामले में। तो अच्छा। मैंने कहा ये होगा नहीं मुझसे, आप जी। यही साइन। तो थोड़े नाराज हुए, फिर साइन कर दिया उन्होंने। ओ, ठीक वाह। है, साइन करने के बाद यहाँ एक मेरा पड़ाव था, तो मैं खुश हो गई, चलो साइन कर दिया, मैं अभी आर्ट्स लेके पढ़ रही हूँ। आगे जी। मैं स्कूल गई। अब स्कूल में जब मैं गई, वहां जाके मैंने अपने टीचर को दिया कि सर मैडम ये मैंने भरा है, आप ये कर मतलब ह्यूमैनिटीज के लिए मैंने भरा है। मेरी प्रिंसिपल मैम वहां पर थी, वो केरल से थी, मुझे अभी तक याद है मैडम। जी। तो वो केरल से थी, वो अचानक से बाहर निकली, वो बोले कि मधुमिता ना। तो मैंने कहा हाँ मैडम। तो बोला कि आर्ट्स क्यों ले रही हो तुम? तो मैंने कहा कि मैडम आर्ट्स पढ़ना है मुझको, मुझे रुचि है हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में, मुझे रुचि है, तो जी। मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि यू कम विद मी। हाँ। वो अपने रूम में लेके सभी को निकाली, जो भी उनके रूम में, तभी टीचर्स मीटिंग चल रहा था शायद, तो जी। उन्होंने जी। निकाला, बोले कि मुझे किसी से बात करना है, आप लोग बाहर। वो मुझे वहां पे समझाने लगी मैडम कि व्हाई यू आर नॉट टेकिंग साइंस। हाँ। मैंने कहा मैडम आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन साइंस, सिंस आई वुड लाइक टू कंटिन्यू इन आर्ट्स, आई वांट टू जॉइन दैट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सी मतलब मैडम का ये लाइन था, लिटरली ये लाइन था, you see these foolish people are taking science and you have scored such a nice mark and why you are taking you। मैं अच्छा। फिर से डर गई, मैंने कहा अभी अभी घर में जाके मैं अभी एक पड़ाव मेरा खत्म हुआ था जी। कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे आर्ट्स पढ़ना है। मैं आई वहां से झगड़ के, विद्रोह करके, बहुत कुछ करके आई हूँ। जी। फिर यहाँ पे वही सामना हो गया। अब मुझे डर लगने लगा, एक तो प्रिंसिपल मैडम के ऊपर से। अब मैडम थोड़ा डांट के मुझसे बात करी थी उस पर। तो मैंने कहा कि मैडम प्लीज, मतलब मैं डर डर के बोल रही थी मैडम मुझे प्लीज इसमें दीजिए, मुझे आर्ट पढ़ना है। ऐसे वो कांप रही हूँ और बोल रही, नो नो यू शुड टेक साइंस एंड ऑल दैट। अभी पता नहीं, तभी मतलब देवता स्वरूप एक हमारे पीटी टीचर, एसयूपीडब्ल्यू के एक टीचर थे, वो अचानक अंदर आए। जी। बोले क्या हुआ मैडम, आपको डांट रही है इनको? हाँ। हाँ। तो बोले कि तो ये साइंस लेना चाहती है, ये आर्ट्स नहीं लेना चाहती है, मतलब आर्ट्स लेना चाह रही है, ये साइंस नहीं ले रही है। बोले मैडम वो बच्ची है, उसको अगर इंटरेस्ट है उसको लेने दीजिए। बिल्कुल। तो मेरे लिए उसका स्वरूप सर थे कि मैंने चलो मेरे लिए उन्होंने कुछ कहा वहां पर। तो ये मेरा दूसरा पड़ाव था। मैडम ने बहुत गुस्सा हुई उस दिन। मैं मुझे आज तक याद है, मैडम ने कहा था ठीक है तुम भी स्कूल में पढ़ोगी, मैं देखती हूँ क्या करती हो तुम आर्ट्स में, अगर तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो साइंस में, बाप रे। तुम आर्ट्स में क्या
मैं देखूंगी इसको। वाह! और मैडम में वो 2 साल मैडम ने मुझसे बात नहीं किया। मैं गुड मॉर्निंग विश करती थी या कुछ भी बोलूँ, मैडम बात नहीं करती। जब मैं वाह! क्लास 12 में पास की, वहाँ पर मैं द्वितीय आई थी, सेकंड आई थी वहाँ पर हुँ, हुँ। अपने स्कूल में। तब मैडम ने मुझे एक बार बुलाया, बोला कि नहीं तुमने जो कहा था तुम करके दिखाई हो। तो अब देखिए यहाँ से फिर और एक पड़ाव शुरू होता है। अभी जो आपने प्रश्न किया वही वाला पड़ाव था कि जी, हिंदी लेके क्यों पढ़ा। अब हिंदी में क्या है हमारी जानकारी, मतलब क्या होने वाला है हिंदी की शिक्षा से, हम आगे क्या बढ़ने वाले हैं, क्या जी, रोजगार है इसमें। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमेशा कोई भी भाषा या कोई भी चीज अगर आप उसको रोजगार से जोड़ देते हो, उसकी मान्यता अपने आप बढ़ जाती है। बहुत सुंदर। हिंदी रोजगार की भाषा है और सबसे बड़ी बात है, हिंदी सबसे सरल, सहज और आसान भाषा है। वर्ष 2011 से हिंदी में वेबसाइट बनने लगे हैं। हिंदी एक साइंटिफिक भाषा है, आपको भी पता है, हमें भी जी, पता है, जितने भी हम जागरूक बिल्कुल, व्यक्ति हैं बिल्कुल। हमें बहुत पता है कि हिंदी वैज्ञानिक तौर पर सबसे सक्षम भाषा है, जिसको वेबसाइट भी बहुत आसानी से कोडिंग कर पाती है। हुँ, हुँ। अगर एक ऐसी भाषा जिसे हम जानते हैं, चाहे मैं आज बंगाली हूँ, मैं बंगाली हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे जानकारी नहीं होनी चाहिए या मुझे इसमें सक्षम नहीं होना चाहिए, या कल अगर इसमें मुझे रोजगार ना मिले तो मैं हिंदी लेकर आगे पढ़ूं क्यों। ऐसी बात नहीं है। साहित्य है, भाषा को हम जितना हम पॉलिश करेंगे, जिसे हम मार्जित कहते हैं, जितना पॉलिश करेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। जितना मार्जित करेंगे, एक शिक्षित व्यक्ति होने के तौर पर, एक सुशिक्षित समाज को अगर आपको गठित करना है, आपको भाषा पर हमेशा ही नजर रखना पड़ेगा। तो जी। केवल रोजगार की भाषा ही नहीं या फिर केवल कर्म के लिए हमें भाषा सीखना है, बिल्कुल नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। हम अपने आप को सभ्य समाज के एक सभ्य नागरिक के तौर पर अगर हमें प्रतिष्ठित करना है, हमें किसी भी प्रकार से जी, भाषा के प्रभाव को बढ़ाना है, भाषा को पकड़ कर रखना जी। है और उसे हमेशा स्वीकार करना हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, मैडम ये हम जानना चाहते थे कि जिस प्रकार से अक्सर हम लोग बात करते हैं कि इसकी तैयारी जो होती है बैंकिंग की, ख़ास करके बैंकिंग के क्षेत्र की है, तो हिंदी जैसे कि हम लोगों ने ग्रेजुएशन में, स्नातक में हमने हिंदी ली और हिंदी से हमने स्नातक किया। फिर से उसके उपरांत हम लोगों ने फिर से स्नातकोत्तर भी किया। उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में बताइए, तैयारी कैसे करें? क्योंकि यहाँ पर आकर लोगों को मालूम नहीं है कि इसकी तैयारी कैसे होती है, सरकारी संस्थानों में कहाँ से क्या चीज़ देखें, कि कहाँ निकलता है और उन उन चीज़ों के लिए ख़ैर धीरे-धीरे इस पर चर्चा करते चले जाएँगे, तो थोड़ा बताते चलिए आप। जी, मैडम। चलिए, मैं बैंकिंग से जुड़ी हूँ, मैंने इसकी तैयारी की है, इसकी थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे पाऊँगी आपको। जी, मैडम। देखिए किसी भी रोज़गार के लिए, किसी भी नौकरी की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले तो दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा कि मुझे पढ़ाई करना है, क्योंकि कभी भी किसी भी कर्म के बिना कोई भी कार्य आपका सफल नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, मतलब जी, कर्म करो फल की चिंता मत करो, आप कर्म कीजिए, मेहनत आपको करना है। अब सबसे पहले दिमाग में तो ये बिठा लीजिए कि आपको बहुत मेहनत करना है, कठिन से कठिन परिश्रम करना है। पढ़ाई आपको बहुत ही लगातार और बहुत ही अच्छे तौर पर आपको तैयारी करनी है। जी। दूसरी बात, अगर आप चूँकि आपने बैंकिंग क्षेत्र की परीक्षा के लिए आपने पूछा, अ, यहाँ पर क्या है कि आपको बैंकिंग की तैयारी के लिए केवल हिंदी पढ़ने से ही नहीं होगा, आपको दूसरी तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। जी, जैसे अगर 100 मार्क्स का अगर वो प्रश्न होता है, 100 अंकों का वो प्रश्न है, 25 मार्क लॉजिक के लिए होगा, 25 आपका आपके विषय से संबंधित होगा जो कि हिंदी होगा, जी। 25 मार्क्स अंग्रेजी के लिए होगा और 25 एप्टीट्यूड होगा। हुँ, हुँ, हुँ। मैथ्स नहीं होता है वैसे राजभाषा इस विभाग के लिए। हुँ, हुँ। इसमें लॉजिकल, दरअसल मैंने 2012 में दिया था। जी, लॉजिक होगा, इसमें से मतलब 4 आपके सब्जेक्ट होंगे। हाँ, और एक होगा ये कंप्यूटर साइंस एक आपका 25 मार्क्स का रहेगा। जी मैडम। हाँ, तो ये 25-25 करके आपके 4 भागों में विभाजित रहेंगे। और बैंक की परीक्षा थोड़ी कठिन होती है अन्य सरकारी परीक्षाओं के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर हर सेक्शन में आपको कट ऑफ के तौर पर पास करना पड़ता है। आपको ओवरऑल मार्क्स नहीं मिलता है कि 100 में आपने 75 या 70 मिला लिए आपको, तो आप पास हो गए, ऐसा नहीं होता है। आपको हर पेपर पर 25 में से कुछ ना कुछ आपका कट ऑफ बनेगा हर साल के लिए और उसमें उत्तीर्ण होना पड़ता है। जैसे अगर आपको कम इस साल लाखों लोगों ने अगर परीक्षा दी बैंकिंग के लिए, हुँ, हुँ, हुँ। 1 लाख लोगों ने परीक्षा दी, उसमें से एक एवरेज निकाला जाता है कि कंप्यूटर में
25 में से हाईएस्ट 20 गया या फिर 15 गया या 16 गया, क्योंकि वो पैटर्न उस साल के पैटर्न पर निर्भर करता है कि वो टफ है या इजी था या एवरेज मोड पर था, कि उस वर्ष की तुलना पर जाता है। अब 25 में से अगर किसी को मतलब उस साल का एवरेज बनता है 15 का कट ऑफ सभी को निकालना पड़ेगा। जो वो 15 के कट ऑफ को निकालते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में, फिर 15 का कट ऑफ मैथ्स के लिए निकला, 15 के लिए हिंदी, 15 का कट ऑफ हिंदी में निकलेगा, इस तरह से हर पेपर के लिए आपका आपकी परीक्षा के लिए कि आपने परीक्षा को अभी पास किया है, इसके बाद इंटरव्यू का पैनल आएगा। अब इंटरव्यू पैनल 100 मार्क्स का या फिर 50 मार्क्स का होता है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ अंक मिलेगा। आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपको जिस प्रकार के अंक आप इंटरव्यू देंगे उस हिसाब से आपको अंक जो भी मिलेगा। अब ये मिलाकर इंटरव्यू आपके जो अंक थे, आपने जो परीक्षा में पाए हुए अंक है, उन दोनों को मिलाकर एक एवरेज उसका मार्क्स बनेगा। तो उस एवरेज के तौर पर अब जितने उनके मतलब डिमांड रहेंगे कि कितने सीट्स उनको भरने हैं, कितना है, तो टॉप जितने मान लीजिए 100 लोगों की उनको जरूरत है, जो टॉप पर 100 लोग आए थे वो लोग पास वो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होंगे, वो आगे बैंक ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। मैम, इससे संबंधित कुछ पुस्तकें भी हैं क्या, जैसे इसकी तैयारी करनी हो? जगह से देखिए हमेशा ही पुस्तकें आपको मिलती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, देखिए जैसे राजभाषा या फिर आप अपने विषय के लिए पारंगत आप समझते हो अपने आप को कि आप कितने तैयार हो, तो अपने विषय को भी आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं पारंगत हूँ या मैं एमए हूँ तो मुझे और पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ये कभी भी मत कीजिएगा। अपने विषय से भी आप संबंधित ज्ञान को मतलब पॉलिश कीजिए, आप उसको बढ़ाते रहिए, आगे पढ़ते रहिए उसको। और बाकी जो विषय है उसके लिए देखिए मैगजीन मिलते हैं, बुक्स मिलते रहते हैं। कई अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमेशा ही बुक्स मिलते हैं। और मैं हमेशा बोलूंगी जब भी आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जनरल नॉलेज की तरफ जा रहे हैं, करंट अफेयर्स की तरफ जा रहे हैं, परीक्षा से पहले, ठीक परीक्षा अगर आपके और 1-2 हफ्ते में आने वाली है, आने वाले जो मतलब विगत जो 6 महीने थे उनके करंट अफेयर्स जरूर याद कीजिए, क्योंकि हमेशा ही करंट अफेयर्स जो होते हैं आने वाले 6 महीने की जो विगत जो 6 महीने थे उनके ही करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा बनाए जाते हैं। तो ये है कि अब 6 महीने वाले जो मैगजीन्स बनते हैं वो खासकर आप देखिएगा, अखबार जो सुबह रखते हैं ना उनके पास वो मैगजीन रहते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, इस तरह के बहुत सारे प्रतियोगिता मूलक पत्रिकाएं छपती रहती है हमेशा, उनको पढ़िए। रोज अखबार पढ़िए, अखबार में वो मत पढ़िए कि आज कितने लोगों की मृत्यु हुई, किसने मारा किसको, किसके घर में जाकर क्या हुआ, कुछ नहीं। अखबार में क्लासिफाइड कॉलम्स पढ़िए, जहां पर आपको सबसे ज्यादा एडिटोरियल्स पढ़िए, जो उस पत्रिका के जो भी राइटर है या संपादक जो है उन एडिटोरियल्स को पढ़िए, वो बहुत ही कारगर चीज है। मैं तो बोलूँगी फ्रंट पेज बिल्कुल मत अंदर के। हाँ, तो मैम, जैसे हिंदी हम लोग का विषय है, तो हिंदी को जिस प्रकार से हम लोग लेकर चलते हैं, जैसे कि मैं एक हिंदी का विद्यार्थी हूँ, मान लीजिए मैंने अब स्नातक किया है, क्या इसकी तैयारी क्या स्नातक से ही शुरू कर देनी चाहिए या फिर स्नातकोत्तर के बाद करनी चाहिए? देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्नातक से ही शुरू कर दीजिए, लेकिन अगर आप बैंकिंग और मतलब अगर दूसरे सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, आप ध्यान पूरी तरह से अपने पढ़ाई पर लगाइए। आप एक साथ दोनों को मत मिलाइए, क्योंकि पढ़ाई भी आपकी जरूरतों में से है कि किसी कारण से आपने अपना ध्यान पूरी तरह से नौकरी की इन पढ़ाइयों पर अगर आपने लगा दिया और किसी वजह से अगर आपके एमए या बीए की परीक्षाओं में अंक कम आ गए तो आपको खुद ही बुरा लगेगा। इसके लिए समय है, आप आराम से अपनी कॉलेज की डिग्री को समाप्त कीजिए, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज की डिग्री को समाप्त करते हैं, थोड़ा अपना लाइफ एंजॉय करते हैं, उन 2-3 महीनों को आप एंजॉय कीजिए। लेकिन अब आपको आगे पता है कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है। आप अपने लक्ष्य को सबसे पहले संभालिए, समझिए और उस अनुसार अपने अब आप दृढ़ निश्चय कीजिए कि आगे आपको क्या करना है, किस लाइन में जाना है। क्योंकि देखिए कई बार होता है क्या, अगर आपको रेलवे की नौकरी पसंद है, आप बैंकिंग की अगर पढ़ाई कर रहे हो तो दोनों कंबाइंड नहीं होते हैं।
रेलवे के लिए ज़्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो सब पढ़ना पड़ता है और बैंकिंग के लिए आपको लॉजिकल, मैथ्स इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पड़ती हैं। तो दोनों के सब्जेक्ट थोड़ा-सा अलग हो जाता है। तो पहले अपने आप को आप सुनिश्चित कीजिए कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या नौकरी पाना चाहते हैं और उस हिसाब से आप जी। मैम इस समय लीजिए। जी। अगर आप कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, उसके बाद 2-3 महीने आप अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को सोचिए, समझिए, जाँचिए क्या कर सकते हैं। फिर बिल्कुल, आप दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ने के लिए लग जाइए। जी। मैम राजभाषा अधिकारी होने के लिए या उनकी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए ऐसा कुछ प्रावधान भी है या फिर कुछ ऐसे नियम भी हैं कि आपके स्नातकोत्तर में कम से कम 60% अंक होने चाहिए? देखिए, बैंकिंग जगत से अगर मैं बताऊँ तो बैंकों के लिए 60% की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको स्नातकोत्तर होना ज़रूरी है हुँ, हुँ, हुँ। और साथ में विषय के तौर पर अगर आप हिंदी ऑनर्स लेके पढ़े हैं और एमए आपने हिंदी में की है, आपका एक विषय अंग्रेजी में होना आवश्यक है। और आरबीआई या फिर अगर आप नाबार्ड इन सब की परीक्षाओं में जा रहे हैं, जी, तो उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास आपको पाना है। मतलब बहुत ज़रूरी। आपके आपका अंक 60% से ऊपर होना जी, जी। मतलब कि तो 60% होने चाहिए, 60% अंक होने ही चाहिए आरबीआई वगैरह के लिए, राजभाषा चाहिए। अधिकारी के लिए उस तरफ में। लेकिन बैंकिंग एग्ज़ाम जो हम लोग सामान्य तौर पर बैंकिंग एग्ज़ाम देखते हैं उसके लिए अच्छा। मैम जैसे कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि ये जो अंक हैं, हमारे जो निर्धारण जो होते हैं और नौकरी की ओर लोग जाते हैं, इसकी तैयारी भी करते हैं। तो यहाँ पर चूक कहाँ हो जाती है लोगों से, वहाँ पर? ये आपने बड़ा गंभीर सवाल पूछ लिया मुझसे चूक कहाँ हो जाती है, सही बताऊँ अक्सर तो मेरे से अक्सर भी लोग क्योंकि आप उससे जुड़ी हुई हैं बहुत क्षेत्रों में और मैं जानना चाहूँगा या फिर हम सभी जानना चाहेंगे चूक कहाँ अक्सर हम लोग कर जाते हैं? और वहाँ पर मतलब कि कहीं न कहीं कटौती हो जाती है। क्या भाषा के तौर पे किस क्षेत्र में ख़ास करके जैसे वहाँ पे 60% अंक अनिवार्य हैं, आरबीआई वगैरह के लिए और वहाँ पर मतलब कि उसकी जो कटौती है उसके बाद जो है होती है शुरू होती है। प्रथम प्रथम जो है 60% वाला जो है हिंदी का जो है उसमें उस स्नातक में होना ही होना है। तो उसके बाद क्या चूक हो जाती है लोगों से? देखिए, दरअसल चूक नहीं है, मैंने वही कहा, मैंने हमेशा इसीलिए मैंने आपको कहा कि पढ़ाई और नौकरी के लिए जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसको एक साथ मिलाइए मत। जी। अ, एक चीज़ पर आप फ़ोकस रहिए, अगर आप असाधारण व्यक्तित्व वाले हैं, बहुत ही असाधारण कुछ होते हैं मतलब देखिए कुछ बच्चे होते ही असाधारण, जी। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड सब कुछ एक साथ कर पाते हैं। अगर उस श्रेणी में आते हैं तो कोई बात नहीं, आप सब एक साथ पढ़िए, लेकिन अगर मैं अपने तरफ देखूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ कॉलेज में, हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है पहले आप अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से कॉन्सन्ट्रेट कीजिए, उसको आप पूरी तरह से समाप्त कीजिए, ठीक ढंग से समाप्त कीजिए। क्योंकि देखिए ये हमारे ये जो अंक हमने कॉलेज में प्राप्त किए हैं ना, वही अंक आगे हमारे लिए निर्भर करेंगे कि अगर हम किसी परीक्षा के लिए बैठ पाते भी हैं या नहीं। मान लीजिए जैसे अगर आप 60% नहीं पाते हैं, आप 59 तक आप रुक जाते हैं, आप आरबीआई या नाबार्ड के लिए आप अप्लाई तक नहीं कर पाते। तो आप अपने आप को इतना सशक्त बना लीजिए या फिर इतने अंक तो आप प्राप्त कर लीजिए कि आप किसी परीक्षा में बैठने लायक तो बने। अगर मुझे कुछ भी नहीं अंक मिलता है, मैं किसी तरह से पास करती हूँ या फेल करते-करते किसी तरह से पहुँचती हूँ। जी, अगर आवेदन करने हेतु ही मेरे अंक नहीं रहे तो किस बात की नौकरी और किस बात की इच्छा कुछ नहीं। बिल्कुल। बिल इसीलिए मैंने कहा कि फ़ोकस रहिए अपने चीज़ पे, अगर आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसी पे रहिए। हुँ, हुँ, हुँ। आप 2-3 महीने अपने आप को रेस्ट दीजिए, सोचिए, ध्यान से सोचिए आपको किस तरफ जाना है, आपको क्या नौकरी करना है, आप क्या चाहते हैं। आप पहुँचिए, आप उसके बाद 2-3 महीने अपने आप को विश्लेषण कीजिए, आप आराम से अपना विश्लेषण कीजिए। हुँ, उसके हुँ। बाद आपको पता चलेगा आपको क्या पढ़ना है और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, चाहे तो वहाँ पे भी जाकर जाइए अगर आपको लगता है देखिए, कई बार क्या होता है जैसे मैंने किसी प्रकार मैं ये अपनी पढ़ाई या ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद ही खुद की पढ़ाई की थी, उसी में मैंने पास किया अपने बैंकिंग की नौकरी, मैंने उसी की नौकरी प्राप्त की है। जी, लेकिन मेरे जैसे कई दोस्त हैं जब वो चाहते हैं कि नहीं मुझे भी पढ़ा दे या फिर पढ़ाओ या कुछ ये बोलते हैं। अभी देखिए समय का अभाव रहता है, दिक्कतें हैं। मैं आपको एक दिन के लिए हेल्प कर सकती हूँ, रोज़-रोज़ मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ, कई बार दिक्कतें आ जाती हैं इस पर। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी आप ट्यूशन लीजिए, आप कोचिंग क्लासेस जाइए, वहाँ पर सही में आपको मदद मिलेगी। आप कहीं पे भी अगर कोचिंग क्लास मिलता है, आप जाइए।
सबसे बड़ी बात है देखिए, अगर आपको आता भी नहीं है ना कोचिंग क्लास में जाकर भी अगर आपको लगता है नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं, लॉजिक हम्म, क्या है, ये क्या है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप चुपचाप वहां बैठे रहिए। मैं वो ये बोलूंगी, आप वहां बैठे रहिए। वहां जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ही मोटिवेशनल बातें करते हैं, जी। उनको सुनिए, वो जरूर कहीं ना कहीं वो अपने आप को मोटिवेट करेगा, आपको प्रोत्साहित करेगा। आप घर खुद आओगे, खुद आप पढ़ने बैठोगे, आपको थोड़ा 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 करके समझ में आएगा। कुछ कुछ होते हैं ना धीरे धीरे हम पिकअप करते हैं, जी। और कुछ कुछ ठीक है समझ में आ गया उनको जल्दी से, सभी जल्दी में उन्होंने ले लिया। जी। तो मैं ऐसे लोगों के लिए ज्यादा बोलना चाहूंगी जो धीरे धीरे पिकअप करते हैं। आप जाइए कोचिंग सेंटर जाइए, कहीं पे भी अगर क्लास होता है आप जाइए, वहाँ छोटे छोटे क्लासेस में जाइए, जाकर आप फिर अगर कोई दोस्त है, अगर है मदद मिलती है, आप मदद हम्म, जी। लीजिए। मैं बहुत काम आते हैं। जी। मैम एक प्रश्न यहाँ पर है, जैसे आपने कहा उस समय कि हम लोगों को वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मेरा विषय अगर स्नातक या फिर मैं सीधे हिंदी माध्यम से पढ़ते हुए ऊपर तक आया हूँ, ठीक है, और स्नातक में भी हिंदी हमारा विषय रहा, और स्नातकोत्तर में भी हमारा हिंदी विषय रहा, अंग्रेजी का कोई भी स्थान नहीं कहीं पर था, तो क्या मैं वहाँ पर अपने आवेदन देने योग्य हूँ या फिर कुछ और करना पड़ेगा हमें उसके लिए अलग से? देखिए बैंकिंग में जितना मुझे पता है, बैंकिंग में आपको एक विषय के तौर पर अंग्रेजी रखना पड़ता है। हम्म। अगर ठीक है, नहीं, हाँ अगर नहीं है तो क्या अनुवाद का लेना पड़ेगा? जैसे बहुत लोग ऐसे कुछ मित्र हैं जो कि अनुवाद के क्षेत्र में चले जाते हैं, जहाँ पर जैसे कि ये वहाँ पर है, तो वहाँ पे क्या मतलब कि शुरू से नहीं रहा, क्या वो अनुवाद का कुछ लेंगे? जैसे इग्नू में करवाते हैं लोग, अनुवाद का डिप्लोमा होता है, मास्टर्स भी होता है, क्या ये वहाँ करना अनिवार्य होता है, क्या ऐसा करना पड़ता है? ये अपने अपने ये अलग अलग बैंकों की अपनी अपनी डिमांड रहती है। अगर उनको लगता है कि हमें एमए और साथ में अंग्रेजी विषय के साथ साथ कुल 50-55% के अगर मतलब इस प्रकार के हमें कैंडिडेट चाहिए, प्रतिभागी चाहिए, हम्म। और साथ में उनका मतलब ये भी रहता है कि हमें अनुवाद का भी 1 साल का कोर्स किया हो या 2 साल का कोर्स उन्होंने किया हो, जी जी। ऐसे भी अगर लोग चाहिए होते हैं तो वो लिख देते हैं। वो जब भी विज्ञापन निकलता है वो जी। वैसा लिखा रहता है, तो अपने अपने बैंकों की डिमांड रहती है। हम्म। अच्छा, ये कहाँ पे निकलता है, ये सारी चीजें निकलती कहाँ पर है? मुझे आज तक अभी दिखी नहीं है। वेबसाइट है अभी वेबसाइट है कहीं naukri.com, फिर फ्री जॉब्स अलर्ट, फिर अखबार है हाँ सब। हाँ हाँ। मैंने अखबार ही देखा था मैंने, और जी मेरे जी पास जी। मोबाइल और स्मार्टफोन नहीं था, मुझे अखबार में देखने को मिला। हम्म। हाँ, बहुत बार क्या होता है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि कहाँ पर वो निकलता है, तो अभी क्या है ना कि अभी स्मार्टफोन आ चुका है और इतने अच्छे अच्छे एप्स आ चुके हैं ना, जी तो जी। हमेशा ही हर वक्त आपको अपडेट मिल जाता है। वाह, काश ये चीजें हमारे समय में भी होती। जानकारी नहीं थी। खैर, मैम यहाँ पर कोई उम्र की भी कोई यहाँ पर ये है क्या, कोई बार बनाया गया है कि इसके बाद आपने? बात है जहाँ तक देखिए यहाँ पर अभी वर्क के हिसाब से आता है, 28 या 30 साल तक होता है जनरल कास्ट के लिए, और उसके बाद जो रिलैक्सेशन देना होता है वैसे देते रहते हैं, 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है दूसरे वर्गों के लिए। जी बिल्कुल। करना पड़ेगा, मतलब काफी समय रहता है, मगर कि स्नातक के बाद अगर कोई चाहे तो काफी समय उनके हाथ में रहता है इसकी तैयारी की। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए पढ़ाई पढ़ाई करना है, पढ़ाई आप जितना मेहनत दोगे, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपने मेहनत किया है फल आपको मिलना है। मैं ये चीज को हमेशा मानती हूँ और ये चीज हमेशा हुआ है मेरे साथ, तो मैं ये मानती भी हूँ। और मेहनत का विकल्प नहीं है, हम्म। मेहनत कीजिए, होना अच्छा ही मैं, है। हाँ जैसे हिंदी को लेकर, हिंदी उसमें विषय भी रहता है, तो वो कौन, क्या हिंदी साहित्य के ऊपर या फिर वस्तुनिष्ठ के ऊपर या फिर व्याकरण के ऊपर, फिर अनुवाद ये के ऊपर? आपको हिंदी विषय की जानकारी कितनी है उसको लेकर ही रहता है, ये मुख्यतः ये यहीं पे रहता है हम्म, कि वर्तनी क्या है। फिर ये बहुत सालों पहले मैंने किया था ये, मतलब जहाँ तक मुझे याद है वर्तनी शुद्धिकरण और व्याकरण थोड़ा रहता है, व्याकरण रहता है उसमें। व्याकरण का। व्याकरण भी रहता है वहाँ पे, व्याकरण आप ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ भी नहीं रहेगा, उससे संबंधित उतना कुछ नहीं होता। हाँ मतलब देखिए 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें हिंदी से हम्म। मिलाकर, हम्म। तो उसमें 10-12 आपके व्याकरण जो थोड़े से कठिन ही होते हैं।
जी। तो व्याकरणिक दृष्टि से उसको बहुत ही ध्यान रखिएगा और बाकी के 10 मार्क्स की कोई किताब या फिर कोई भी रचनाकार उनके नाम के ऊपर कुछ प्रश्न आ जाते हैं। या फिर गोदान में इस चरित्र का क्या नाम, मतलब वो जो चरित्र था उसने क्या किया था, कुछ इस तरह के मतलब कुछ एक आध प्रश्न आते हैं वैसे। और 3-4 अंक इसी इसी तरह से ही रहता है, मतलब आपको साहित्य में घुसकर कुछ वैसा खास नहीं मिलेगा। अब हाँ, अब इंटरव्यू के दौरान हो सकता है ये चीज, अगर इंटरव्यू के दौरान आप वो जाते हैं, इसके मान बाद लीजिए कोई इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू साक्षात्कार भी होता है, वो उसके बाद परीक्षा के बाद आप साक्षात्कार अगर भी है। एग्जाम उसके बाद इंटरव्यू आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो है आपका, आपके व्यक्तित्व की पहचान। आप तो कितने ज्ञानी हो इससे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आप में क्या मैनेजरियल क्वालिटी है, वो इसीलिए व्यक्तित्व की पहचान करने की जरूरत होती है ना। कि आपको जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे, आपको मैनेजर के तौर पर देखा जाएगा या सहायक प्रबंधक के तौर पर देखा जाएगा, जी। तो आप में वो क्वालिटी कितनी है वो देखना है। तो हम्म। इसके लिए व्यक्तित्व की पहचान के लिए इंटरव्यू साक्षात्कार होना ही है, आमने सामने होंगे आप, आपके सामने आपके जीएम लेवल के व्यक्ति बैठते हैं वहां पर, अगर जरूरत पड़ी तो अगर किसी साहित्य के पंडित अगर वहां पर उनको भी इंटरव्यू पैनल में बिठा दिया, बस अब आप साहित्य पढ़ के उस दिन जाइएगा जरूर। अगर उन्होंने तो आप पढ़ के जाइए। जी, जी, जी। हाँ, तो इसमें मतलब मान लीजिए कि वो जो साक्षात्कार होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या क्या-क्या होता है? उसमें भी क्या मतलब कि गणित से भी है, फिर से व्यक्तित्व से है, फिर से साहित्य से है या फिर व्याकरण से यहाँ है या पर फिर हाँ, अंग्रेजी मिला-जुला से? रहेगा। हाँ, बिल्कुल, यहाँ मिला-जुला रहेगा आपका। जी। और सबसे बड़ी बात है जो भी मिला-जुला होगा उसमें अ, अब देखिए सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। अब मैं जैसे कि मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करूँगी। अ, हमारे टाइम में क्या था, जब मैंने पास किया था, आपको आपके पास 18 बैंक थे। 18 बैंकों में आपको जाकर इंटरव्यू अलग-अलग तौर से देना। हुँ, अब एक इन आप लोग साक्षात्कार दोगे और आपको वहाँ से बैंक चूज़ करके आपको दे दिया जाएगा, चयन किया जाएगा कि जाइए आप इस बैंक में भर्ती हो जाइए, वैसा नहीं था। हमें 18 बैंक है तो 18 बैंकों में ही आपको तब तक देते रहना है जब तक आपका किसी बैंक में सिलेक्शन नहीं हो। ओहो! हालाँकि मेरा छोटे बैंक में ही हो चुका था जी। चयन। फिर भी मैं 2-3 बैंकों में जब मैंने तब तक जब तक परिणाम नहीं आए थे, तब तक 2-3 बैंकों के कॉल लेटर्स आ चुके थे। तो मैं गई थी 3 बैंकों का मैंने तब तक इंटरव्यू दे दिया। तो मेरे साथ जो हुआ था, पहले जिस बैंक में मैं गई थी वहाँ पर सबसे पहले तो जिस तरह से आप आपके आचार व्यवहार को देखा जाता है, आप किस तरह से बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं। फिर आपसे आपकी जानकारी, आपकी स्कूली जानकारी या फिर आपकी विषयगत जानकारी के बारे में मुझे जैसे पूछा गया था कि क्या-क्या आपकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं आपके स्कूल में या फिर कॉलेज में। जी, जी। तो वही मैंने कहा कि उपलब्धि मैं स्टेट लेवल में मैं खिलाड़ी रही हूँ, कबड्डी खिलाड़ी थी। सॉरी खो-खो में खिलाड़ी थी और नेशनल लेवल पर मैं अपने स्कूल को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है डिबेट कॉम्पिटिशन में, ये आशुभाषण इन सब प्रतियोगिता में। तो जी। आशुभाषण जब मैंने बोला आशुभाषण प्रतियोगिता के लिए मैं नेशनल लेवल पर गई थी, तब जो मेरे साक्षात्कार लेने वाले थे उनको आशुभाषण का मतलब नहीं समझ में आया। उन्होंने बोला कि आशुभाषण का मतलब क्या होता है? मैंने कहा एलोक्यूशन, बोले एलोक्यूशन क्या होता है? तो मैंने कहा कि अगर अचानक आपने कोई टॉपिक दिया तो उस पर तभी बोलना है, आपके पास 2 मिनट का समय दिया जाता है जी। और तभी आपको बोलना पड़ता है। जब उनको ये समझ में आया कि ये आशुभाषण के लिए नेशनल डिबेट में गई थी, तभी उन्होंने प्रश्न को घुमाया, उन्होंने बोला ये जो आप बैंक में आए हो, आप इसके लिए टैगलाइन दीजिए, अभी दीजिए। तो अब ये तब मुझे टैगलाइन देना पड़ा कि आप इस बैंक के लिए क्या बोलना चाहते हो? मतलब अगर एक लाइन का एक टैगलाइन दीजिए आप। तो ये सामने वाले साक्षात्कार के कार के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपके व्यक्तित्व को किस तरह से वो पसंद करते हैं या फिर क्या करते हैं। और एक बार हुआ था जो, और एक मैं बताऊंगी, ये तो मुझे भी मतलब मैं भी आश्चर्य हो चुकी थी उस पर। मैं अंदर गई तब सभी चाय पी रहे थे वहां पर। तो मुझे पहले बोले चाय पीना है, तो ऐसे ही थोड़े हम लोग डरे हुए रहते जब भी साक्षात्कार या वैसा कुछ होता है, तो मैंने नहीं 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 पीना है, बाहर में पी के आई। मतलब बाहर पी भी नहीं थी, मतलब बाहर मुझे किसी ने चाय भी ऑफर नहीं किया, मैंने नहीं बाहर मैंने पी लिया, अभी नहीं पीना है मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है, बोलिए एक उन्होंने एक अंग्रेजी का अखबार दिखाया था मुझको, एक कटिंग दिखाया, जस्ट थोड़ी देर के लिए मेरे टेबल के सामने उन्होंने रखा, रखकर उन्होंने खींच लिया। अब मैं पूरी तरह से उसको पढ़ भी नहीं पाई थी कि क्या था, लेकिन वो फोटो देख के मैं, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ था कि क्या है, तो जिस फोटो देख के मैंने बताया कि हाँ ये इस संबंधित है। मैं पूरी तरह से ये खबर तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन हाँ, जो चित्र मैंने देखा उससे मुझे लगता है ये इसी से संबंधित है।
तो वो खुश हुए कि चलो ठीक है, इसको जानकारी थी, इसको पढ़ने का समय नहीं मिला, लेकिन चित्र देख के भी इसने बताया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे बता रहे हैं कि मैं तुमको लेके क्या करूंगा, तुम राजभाषा अधिकारी हो, बैंक में तो मुझे मैनेजर की जरूरत है, राजभाषा अधिकारी लेके मैं क्या करूँ। सबसे पहली बात है, इसके पहले मैंने ना बैंक में नौकरी की है, ना मुझे तब समझ में भी आ रहा था कि राजभाषा अधिकारी का काम क्या है यहाँ। जी, जी, जी। जो हम लोग समझते हैं कि बैंक में जाना मतलब बैंक की नौकरी मतलब पैसा गिनना, पैसा देना, जो हम जी। लोग लेमैन की तरह हाँ, इस समझते पर थे। मैं आने वाला था, वहाँ करना क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। जी। वही स्थिति मेरी भी थी। मैंने कहा कि ये अचानक ऐसे क्यों बोल रहे हैं, एक तो इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है, बस इस तरह के मनोभाव, और मुझे अचानक से बोले कि मुझे राजभाषा अधिकारी की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। आप लोग क्या करोगे, वही तो हिंदी का इंग्लिश करोगे, इंग्लिश का हिंदी करोगे। तो थोड़ा अब मैं दिखा नहीं सक रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों प्रश्न कर रहे हैं। फिर भी मैं थोड़ी देर ऐसे बैठी रही। मैंने बहुत ध्यान से मतलब उनको देखा, हाँ हाँ ठीक है, बोलिए, आप बोलते रहिए। तो उन्होंने तब मुझे कहा कि ठीक है, चलिए, आपको मैं समझता हूँ, आप युवा है, नहीं आएंगी, तो आप क्या मतलब बदलाव कर देंगी बैंक में, बताइए कि हिंदी को आप किस तरह से प्रतिष्ठित कर पाएंगी। मैं तो एक अंग्रेजी का आपको बैनर दे दूंगा कि चलिए, ये है हमारा बैनर, अब आप हिंदी को प्रतिष्ठित कीजिए हमारे बैंक। तो तब मैंने कहा, एक ही चीज मैंने कहा था, मैंने कहा सर, आपने मुझे अंग्रेजी का बैनर जरूर दिया, और आप बोल रहे हैं इसको अनुवाद करके फिर छपवा दो, प्रिंट में लगा दो, और जाके जहाँ पे भी ये बैनर्स लगना है, ब्रांचेस में या फिर शाखाओं में या फिर कार्यालय में लगाना है। सबसे पहली बात, आप मुझे बैनर जरूर देंगे, मैं उसका अनुवाद नहीं करूंगी, मैं उसके विषय वस्तु को देखूंगी, और उसका अनुवाद मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं उस विषय वस्तु का ही हिंदी में मैं लिखकर आपको एक बैनर या पोस्टर, जो भी आप मुझे दोगे, आपको मैं वही दूंगी। जी। हिंदी तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक आप उसको अनुवाद के तौर पर प्रयोग करोगे। मैंने वाह! बस यही कहा था बहुत कि सुंदर। हिंदी तब तक स्वतंत्र नहीं होगी सर, जब तक आप उसको अनुवाद के तौर पर प्रयोग करोगे। हिंदी की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, उसे स्वतंत्र रहने दीजिए। अंग्रेजी की अपनी स्वतंत्रता है, उसे स्वतंत्र रहने दीजिए। किसी बहुत को किसी पे हम लाद नहीं सकते हैं। बहुत सुंदर। सर ने बस इतना ही सुना था, उसके बाद सिर्फ मुझे इतना कहा था कब ज्वाइन करना है। तो मैंने कहा सर, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उसी दिन ज्वाइन करना है। बोले तुम्हारा यहाँ पे पक्का है, तुम आओ। जी। तो ये हालांकि अलग बात है कि उन्होंने मतलब तभी मुझे कहा कि ऐसा है। देखिए, ये मैंने वही कहा कि व्यक्तित्व और सामने वाले के साक्षात्कार के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह से सामने वाले को समझाते हो, बहुत कि सुंदर। आपका व्यक्तित्व क्या है, आप क्या बोल सकते हो, क्या समझा सकते हो, क्या। हुँ, 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 हुँ। बस वही भी मेरा साक्षात्कार खत्म हो चुका था। मुझे बस ऐसे ही अंदर 10-15 मिनट फिर बोला कि नहीं, चाय पीना है, चाय पियो, बस उसके बाद ऐसे ही मतलब इधर-उधर की बातें ये सब करके हो चल गया रही मेरा थी। इंटरव्यू। जी। जी, जी, जी। मैम उसी पर चर्चा करने वाले थे, जैसा कि बीच में ही मैं आपने कहा कि करना क्या होता है, बैंकिंग के क्षेत्र है। तो जैसे हिंदी का विद्यार्थी है और बैंक में गया है, एक हिंदी ऑफ़िसर के तौर पर या राजभाषा अधिकारी के तौर पे, उसे करना क्या होता है वहाँ बिल्कुल। देखिए, बैंकिंग जो क्षेत्र है, मैं केवल बैंकिंग के तौर पर नहीं कहूँगी, ये सरकारी जो क्षेत्र है, पर? जी। आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम जब सरकारी नौकरी करते हैं, यानी हम सरकारी नौकर हैं, तो हमें कुछ नियम, कुछ दायरे दिए रहते हैं, तो उन नियमों के आबद्ध हमें काम करना पड़ता है। ठीक है? जी। अब संविधान में ये नियम दिया गया है कि हिंदी राजभाषा है, तो हमारे सरकारी काम-काजों में हिंदी का प्रयोग आपको करना है। अब बात ये आती है कि दक्षिण भारत में रहते हुए या फिर अभी भी हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी कि कोलकाता क्षेत्र या फिर दक्षिण भारत, कहीं भी जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ जब हम काम कर रहे होते हैं, जी। सबसे पहला प्रश्न ये आता है, अगर मैं अहिंदी भाषी हूँ, आप जी। मुझे क्यों हिंदी में काम करने बोल रहे हैं? है ना? हाँ। और ये देखिए लाज़मी है, ये प्रश्न लाज़मी है। आज मैं हिंदी राजभाषा अधिकारी हूँ, तो उसमें मैं काम कर रही हूँ, इसलिए ये प्रश्न मैं नहीं कर रही। लेकिन कल अगर एक अहिंदी भाषी होकर मुझे अगर कोई कहता, तो मेरे लिए भी ये प्रश्न होता। हालाँकि ये नहीं कि विद्रोह स्वरूप ये मेरी भाषा होती, मेरी ये भाषा होती कि हम ये काम क्यों करें, क्योंकि हम इसमें सरल नहीं है, हमें सहजता नहीं है इस भाषा में काम करते हुए। जी। हमने कभी पढ़ाई नहीं है, हम इसमें जानकार नहीं हैं। हुँ, हुँ, हुँ। देखिए, सबसे पहली बात है, वही मैंने कहा कि हम सरकारी नौकर हैं, तो ये हमारी कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी है। ये संविधान का नियम भी है, नियम कानून के दायरे में भी हम आते हैं, हमें काम करना है, इसलिए करना है। दूसरी बात, अगर हम संविधान से बाहर भी जाएँ, आज देखिए पूरे देश में कहीं भी अगर आप जाते हो, आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हो, आप एक यहाँ से अगर आप दक्षिण भारत जाते हो, जब मैं पहली बार दक्षिण भारत में मेरा
स्थानांतरण हुआ, मैं वहाँ गई। मैं जब ट्रेन से बाहर निकली स्टेशन में, सबसे पहला काम था मुझे ऑटो वाले को पकड़ना या फिर एक टैक्सी वाले को मुझे ढूँढना था कि मुझे गंतव्य स्थान पर जाना है। अब क्या मैं उससे अंग्रेजी में बात कर पाती? ना मुझे वहाँ की स्थानीय भाषा आती है कि मैं वहाँ पर बात करूँ। फिर भी मैंने सोचा कि चलिए दक्षिण भारत है, तो जो सुना था कि यहाँ अंग्रेजी में शायद बोलने से समझ में आ जाए। मैं एक ऑटो वाले के पास गई, मैंने अंग्रेजी में पूछा कि दिस इज द प्लेस आई वांट टू गो देयर। तो वो ऐसे मुझे देखने लगा, तब मुझे लगा नहीं नहीं दक्षिण भारत है, इसका ये अर्थ नहीं है कि सभी को अंग्रेजी आती है। फिर मैंने टूटे भाषा में मैंने समझाया मुझे इधर जाना है, ये जगह है। वो बोला या अम्मा अम्मा आता है, अम्मा मुझे पता है, चलिए। तो हिंदी जानता वो मुझे, मैं पहुंची। ओ अब देखिए यहाँ पे मुझे, मैं किसी अब मुझे यहाँ पे क्या बोलना था उनको, अगर मैं उन्हें हिंदी, उन्होंने, मैंने पूरी तरह से उन्हें हिंदी में बोला मुझे यहाँ जाना है। उन्होंने मुझे हिंदी में पूरी तरह से नहीं बोला कि हाँ मैं जा सकता हूँ, आपको लेके चल रहा हूँ, या फिर जो पूरा एक वाक्य होता है, उन्होंने वैसा कुछ मुझे नहीं, उन्होंने टूटे-फूटे शब्दों में बोला हाँ मैं जानता हूँ, अब चलिए। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब हिंदी वो समझते थे, वाह बहुत बड़ी बात है। वो समझते थे, ये बात नहीं थी, बात ये थी कि वो टूटे-फूटे ही सही, वो हिंदी को उन्होंने समझा, उन्होंने अंग्रेजी को नहीं समझा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि अगर आज हम देश के किसी भी कोने में जा रहे हैं, हम टूटा-फूटा ही सही अगर हिंदी में थोड़ी भी बात उनके साथ करते हैं ना, तो उनको समझ में आता है। देखिए वही मैंने कहा कि ये रोज़गार की भाषा है, आप रोज़गार की भाषा को डिनाई नहीं कर सकते। हम रोज़गार की जब हम जाते हैं, अब दक्षिण भारत, देखिए मेरा जो बैंक है, मुझे दक्षिण भारत ही जाना होता है। वर्ष में एक बार सेमिनार हो या किसी प्रकार की संगोष्ठी या किसी प्रकार का सम्मेलन कुछ भी होता है, एक ना एक बार मुझे जाना होता है। जी। वहाँ जाके मैं कभी अंग्रेजी में बात नहीं कर पाती हूँ, मुझे ऑटो वाले से हिंदी में ही बात करना पड़ता है क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं समझ में आती है। वो भी टूटा-फूटा ही हिंदी बोलते हैं, मैं भी टूटा-फूटा ही उनके साथ हिंदी बोलती हूँ क्योंकि इनको पूरा वाक्य बोल के वाक्य बोलने से इन्हें समझ में नहीं आता। टूटा-फूटा ही मैंने समझाया मेरा ये गंतव्य स्थान है, मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। वो छोड़ते हैं, आज तक किसी ने डिनाई नहीं किया इस बात को लेकर। हमें यही समझना है कि अब देखिए अगर हमने अंग्रेजी को लिया है, हिंदी लेने में क्या दिक्कत है? हिंदी भी तो हमें समझ में आती है, आगे जा सकते हो, इतनी सरल भाषा है, आसान भाषा है। मैं बस इतना कहूँगी कि इसको आसान समझिए, इसको विद्रोह तौर पर मत देखिए, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है हमारा हमारा देश बहुत ही फ्लेक्सिबल देश है, बहुत ही लचीला देश है। किसी चीज़ को लेके वो कट्टर नहीं रहता है। वाह! हिंदी है तो हिंदी ही ऐसा है, ऐसा नहीं। आपकी भाषा को भी ये मान्यता देती है, हम हिंदी को भी मान्यता देती है क्योंकि ये पूरे राष्ट्र में ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, इसीलिए राष्ट्र भर में ये फैला हुआ है। भाषा भी बहुत सरल है, सहज है, इसे आत्मसात करने में किसी को भी दिक्कत नहीं है। आज देखिए ना, आप खुद बोलेंगे कि मैडम आज ये क्या है? मैं भी बोल रही हूँ सर आप कैसे बोल रहे हैं? सर आज हमारे साथ सर और मैडम का साक्षात्कार जो हो रहा है, तो इसमें महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती ये सब नहीं चल रहा है। जी। यही मैंने कहा कि हिंदी इतनी लचीली है, देखिए आप भी सर का प्रयोग कर रहे हैं, मैं भी सर का प्रयोग कर रही हूँ, आप भी मैडम का प्रयोग कर रहे हो। करते हुए हम भाषा को तैयार करते हुए आगे जाएँ। हाँ, कहा भी जाता है ना कि वही भाषा बचेगी जो दूसरे को भी अपने साथ आत्मसात करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है, ये हिंदी की खूबी है। जो शब्द है, जो मतलब ग्रीक भाषा जो है, उसको डेड लैंग्वेज बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है डेड लैंग्वेज आपको पता है? अगर आप कोई भी साइंटिफिक वर्ड जो देखेंगे, उसमें लिखा रहता है ना ग्रीक, साइंटिफिक वर्ड लिख देते हैं ग्रीक। तो ग्रीक का मतलब ये होता है, ग्रीक का वो शब्द है जिसको साइंटिफिक वो वर्ड दिया गया है, या कोई भी मतलब सिर्फ साइंटिफिक वर्ड ही नहीं, किसी भी प्रकार का अगर शब्द कोई दिया गया, छोटा सा कॉमा देके ग्रीक लिख देते हैं। जी, जी। क्योंकि वो ग्रीक भाषा से उद्धृत होती है। अब क्यों ग्रीक भाषा से उद्धृत है? वो तो हिंदी भी हो सकती थी, अंग्रेजी भी हो सकती थी, मलयाली, कुछ भी, कोई भी भाषा देश की तो और भी, दुनिया की तो और भी बहुत सारी भाषाएं थी। वो मृत भाषा है, यानी कि उसके बाद उसमें और कुछ बढ़ावा नहीं हुआ, उसकी भाषा में और कुछ एडेड नहीं था और जोड़ा कुछ हो गया है, इसीलिए वो उसे हम डेड लैंग्वेज मानते हैं, जो कि हमारे संस्कृत के साथ बाद में हो गई थी। हालांकि उसे मृत भाषा हम नहीं कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक, उसके बाद ही तो वो अपभ्रंश होते हुए पाली प्राकृत वगैरह फिर उसके बाद हिंदी की ओर आई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैडम ये जानना चाहते थे कि जैसे कि हम लोग कामकाज की भाषा जो है अपनी जो है राजभाषा के तौर पे अपनी हिंदी है। अभी 14 सितंबर सामने है और पूरा जो है अपना पूरा महीना ही चलता है। तो इसे हम लोग हिंदी दिवस कहते हैं। क्या इसे हम लोग सिर्फ राजभाषा दिवस अगर कहें तो क्या गलत है?
हिंदी दिवस अलग है, राजभाषा दिवस। तो मैंने पिछले साल जब हिंदी दिवस अपने कार्यालय में करवाया था, जी, मैंने कहा था कि हिंदी दिवस नहीं है, ये भाषा का उत्सव है। आज हम भाषा का उत्सव मना रहे हैं। मैंने बहुत ये कहा था, बहुत जिसमें बहुत तालियां बजी थी। सुंदर। जी, सभी खुश थे इस बात को जी। लेके कि भाषा का उत्सव है, क्योंकि हर भाषा का अपना व्यक्तित्व है। हुँ, हुँ। वो एक पर्सनैलिटी है, अपने में उसकी एक पर्सनैलिटी है। हर भाषा अपने में इतनी समृद्ध है और इतना पर्सनैलिटीफुल है। देखिए हमारे देश में इतनी सारी भाषाएँ हैं ना, और मुझे सच बताऊँ, ये सही मायने में आज मुझे तेलुगु काफ़ी हद तक आता है, मुझे बांग्ला आती है, चलिए मातृभाषा है ये मेरी, हिंदी आती है, अंग्रेज़ी आती है। अभी धीरे-धीरे मैं असमिया जैसे भाषाओं को भी सीखने का प्रयास कर रही हूँ मैं यहाँ पर। बहुत ठीक है, सुंदर। कहीं न कहीं मुझे इच्छा है, मुझे भाषा सीखना अच्छा लगता है। हुँ, हुँ। पंजाबी थोड़ा बहुत मैं बोल लेती हूँ, चल बिल जाता है यहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या है, ये अपना-अपना है, व्यक्तित्व है कि मुझे भाषा सीखना पसंद है, तो मैं बोलती हूँ, मैं सीखती हूँ थोड़ा हुँ, बहुत हुँ, हुँ, हुँ। जैसा होता है। लेकिन विगत जब मैं 7 सालों से जब मैं काम कर रही थी, मैं आज हिंदी दिवस मना रहे हैं, आज हिंदी दिवस मना रहे हैं, आज हिंदी दिवस मना रहे हैं, ऐसे जब मैं बोलती थी, मुझे हर साल ही वही लगा कि हिंदी दिवस मनाए जा रहे हैं, और हमेशा एक ही चीज़ मैं बोलती हूँ कि क्या ये हिंदी दिवस ही मनाते जाना है हर साल? हिंदी दिवस का ये है कि हमें काम करना है और भी अच्छे से करना है, हिंदी दिवस मनाना है, और जिस दिन ये हिंदी दिवस मनाना हम छोड़ देंगे, उस दिन से हमारे हिंदी की जीत होगी। ये सब हम लोग कहते रहते थे, तो मुझे लगा कि हर साल ही तो यही बोल रही हूँ, लेकिन मैंने क्या जोड़ा इसमें कि नहीं, कि हिंदी दिवस को अब मनाना छोड़ना पड़ेगा। हिंदी अपने अस्तित्व में आ चुकी है। जी। तो लास्ट मतलब जो पिछले साल मैंने वही सोचा कि नहीं, इस तरह से इसको नहीं मनाया जा सकता, इसको इस तरह से मनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं युवा राजभाषा अधिकारी हूँ। अभी आगे मेरे लिए मेरा कार्यकाल बहुत लंबा है, अभी काफ़ी समय मुझे काम करना है यहाँ पर, जी, और थोड़ा-सा कुछ भी हो, कुछ तो मैं बदल कर मुझे बदलना है यहाँ। बहुत सुंदर। कुछ तो मुझे बदलना है, केवल हिंदी दिवस मनाना और हिंदी दिवस करना ये कोई हिंदी अधिकारी के काम के भीतर एक हमारा ये काम है, लेकिन इसको इसी मायने में हमें मनाना है कि लगे सचमुच हमने भाषा का ही उत्सव मनाया है, और बहुत ही प्रोत्साहन और उत्साहित होकर हमें इसे मनाया। मतलब ये नहीं कि हिंदी दिवस सितंबर आया, हिंदी दिवस हमने मनाया, नहीं, हमने भाषा के उत्सव को मनाया और सही मायने में। तो इसके लिए बदलाव करना है, थोड़ा बहुत अभी काम काफ़ी काम चल रहा है, अभी और भी आगे चलता रहेगा। मैम यहाँ पर ये मैं जानना चाहता था जैसे आप बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो कि अहिंदी भाषी होंगे जिनको हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो क्या उनके प्रशिक्षण के लिए भी कुछ आप लोग करते हैं? या कुछ बिल्कुल। सरकार वैसा कुछ करती है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस मामले में सरकार भी बहुत ही अ, आगे रहती है। बहुत सारे मानदेय हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण होते हैं, लगातार प्रशिक्षण चलते रहते हैं। हमें काफ़ी प्रशिक्षण देना पड़ता है। अभी जैसे हर महीने मैं खुद ऑनलाइन प्रशिक्षण देती हूँ। अभी हाल के दिनों में जो अभी पूरे दुनिया में जो जो घटना घटित हो रही है कि आप सामने बैठकर तो और किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं, सभी जी। वर्चुअल क्लासेस ही चल रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। पूर्ण दिवसीय, 1 दिवसीय पूरी तरह से कार्यशाला मैं वर्चुअली लेती रहती हूँ यहाँ पर। हुँ, और सही मायने में बताऊँ तो अहिंदी भाषी ही सबसे ज़्यादा वहाँ पर सक्रिय भी होते हैं, हिंदी भाषी तो रहते ही हैं, अहिंदी भाषी बहुत सक्रिय होते हैं। जो भी हम कक्षा में पढ़ाते हैं उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारे बैंक में हर बैंक द्वारा ही या हर सरकारी संस्थान द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत एक परीक्षाएँ चलाई जाती हैं। वो परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें मानदेय दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बहुत-बहुत सारे लुभावने और बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हर सरकारी संस्थान द्वारा चलाए तो ये काम हो रहा है, मतलब काफ़ी जोर-शोर बिल्कुल, से होता रहता है। ये क्या मतलब सिर्फ़ ये हिंदी दिवस का महीना जो होता है उसी में या फिर पूरे साल चलता है ये चीज़? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए तो अभी हर सरकारी संस्थान में देखिएगा एक राजभाषा अधिकारी आपको ज़रूर मिल जाएगा देखने को। अच्छा, उनका अच्छा। मुख्य काम केवल सितंबर के महीने में नहीं होता है कि वहाँ पे कुछ प्रतियोगिताएँ चला दें और हिंदी दिवस मनाना, ये नहीं है। हाँ, हाँ। वर्ष भर वो हिंदी को लेकर काम करना है, हिंदी को जागरूक रखना है, हिंदी में कार्य करना है। जिसके लिए आंतरिक कई काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, और प्रत्येक सदस्य जो हिंदी राजभाषा अधिकारी मतलब राजभाषा विभाग से नहीं जुड़े हैं, तो अपने-अपने विभाग दूसरे-दूसरे विभाग भी चलते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ। प्रत्येक सदस्य वहाँ से जुड़ते हैं, काम करते हैं। उन्हें हमारा काम है उन्हें दिशा-निर्देश देना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें समझाना, किस प्रकार से वो अपने काम करते हुए इसको भी हिंदी के काम को भी चलाते रहेंगे साथ-साथ। जी, जी। अ
या इसी से जुड़ा और एक प्रश्न है खास करके, वो है आर्थिक रूप से खास करके, जैसे कि कोई विद्यार्थी जो है स्नातक किया, स्नातकोत्तर किया, फिर वो तुरंत वो उस क्षेत्र में उतर गया, मतलब मानिए बैंकिंग के क्षेत्र में उतरा, तो क्या वो सीधे सहायक प्रबंधक के तौर पे वहां पर ये मतलब विराजमान होता है? देखिए, जब भी मतलब ऐसा है नहीं, हम्म, कई बैंकों में मांग होती है कि सीधा प्रबंधक या वरिष्ठ प्रबंधक के तौर पर भी लेते हैं, कई बैंक सहायक प्रबंधक के तौर पर लेते हैं। हम्म, अपना अपना मतलब ये बैंकों के वहां पर पदोन्नति या फिर जो भी वहां पे रिक्त स्थान है उस हिसाब से अपने अपने बैंक डिमांड कर सकते मांग सकते हैं कि उन्हें किस पद पर चाहिए होता है। जी जी। तो हालांकि अगर आप पोस्टल के तौर पर अगर देखेंगे तो सहायक प्रबंधक के तौर पर ही आपको आना पड़ता है। आना पड़ता है सहायक प्रबंधक के तौर पे। तो ये क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कोई असिस्टेंट मैनेजर जो है बैंक का, और ये हिंदी का जो ऑफिसर जाता है, तो उसकी क्या वो जो सैलरी जिसको कहते हैं हम लोग, वेतन क्या समान होता है या फिर कम ऊपर नीचे होता है, ऐसा कुछ होता है? एक ही वो होता है? जो सरकारी नियमावली है वही वही चलता वो सबके लिए बराबर ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदी से है तो उसका कम है, या फिर वो अंग्रेजी से है, या फिर वो वैसे है? है। तो वो एमए से उसको हिंदी से जो आता है उसकी डिग्री ज्यादा होती है और मतलब उसको एमए होना ही होता है, उसको स्नातकोत्तर होना ही होता है, जबकि एक साधारण एक बैंकर जब आता है उसको ग्रेजुएट होने से ही उसके लिए काफी है। लेकिन एक हिंदी राजभाषा विभाग का अधिकारी अगर वो बैंक के लिए आवेदन भी भरेगा उसको मिनिमम एमए होना है, ओहो। न्यूनतम रूप से उसका एमए। ओहो, अच्छा, ये जानकारी मुझे नहीं थी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इनका वेतन ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। हाँ, मैं बस ये आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, हमारे जो नए जो यहाँ पर क्योंकि ये शिक्षकों का मंच है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस क्षेत्र में भी जानना चाहेंगे, अपने विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे, तो मैं आखिरी जो है ये एक संदेश के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या संदेश होगा, खास करके क्योंकि 12वीं की कक्षा के बाद अक्सर बच्चे पूछते हैं सर हिंदी में है क्या? तो हिंदी का क्षेत्र तो आपने बैंकिंग का बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया। तो एक शिक्षकों के लिए हम विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, या फिर हम शिक्षकों के मार्फत से विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदी में अपना जो है भविष्य बनाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, हिंदी की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, अगर आप 12वीं पास करने के बाद ये सोच रहे हैं कि देश की सेवा करना है तो नहीं कीजिए, अपनी सेवा कीजिए, जी क्योंकि आपको अभी पढ़ाई करनी है। आप जी अभी स्नातक अभी आप कॉलेज में पढ़ेंगे, स्नातक करेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है स्नातकोत्तर की पढ़ाई करनी है तो आप स्नातकोत्तर की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नौकरी करनी है तब आप नौकरी करेंगे, जी। क्योंकि देश सेवा तभी आप कर पाएंगे जब आप अपनी सेवा कर पाएंगे, जो मेरी मान्यता है। हम्म, अगर आप अपनी सेवा नहीं कर पाएंगे, एक चीज है देखिए, आज अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं किसी की सेवा नहीं कर पाऊंगी। वाह। आज अगर मैं किसी की सेवा कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे भगवान ने उस लायक बनाया है कि आज मैं किसी की सेवा कर पाऊंगी। आज से 8 साल पहले मेरे पास ये हालात नहीं थे कि मैं एक इंसान की सेवा कर पाऊँ। जी आज 2-3 बच्चों को जिनकी पढ़ाई का खर्च मैं चला रही हूँ, ये आज भगवान ने मुझे उसके लिए मुझे ये उपलब्धि दी है कि हाँ, आज जितना भी मैं कमाती हूँ, छोटा मोटा जो भी कमाती जी हूँ, मैं जी। उनको चला पाऊँ बहुत यहाँ पर। तो सुंदर। सबसे पहले अपने आप को काबिल बनाइए। अगर आप काबिल बनते हैं तो आपकी वजह से और बाकी 2-3 लोग आप काबिल बना पाओगे उनको। जी तो 12वीं के बाद अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी लेकर पढ़ाई करना है, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहली बात है कि हिंदी रोजगार की भाषा है, आप इसको मान लीजिए। और सबसे भी बड़ी बात है, केवल हिंदी नहीं, आप जब भी कुछ भी 12वीं के बाद जब भी जो भी पढ़ना चाहें, आप उसके प्रति पैशनेट रहिए, उसे मन से दिल से लगाव रखिए, उसे पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। कुछ भी हो, जो भी है, कर्म कीजिए। मैंने वही कहा कि कर्म अगर आप करोगे सफल जरूर आप होगे। कर्म का कोई विकल्प नहीं है, कर्म कीजिए। बस यही मेरी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल, मुझे प्रैक्टिकल बातें करना ज्यादा पसंद है। मैं हवाई बातें कभी नहीं करूंगी। प्रैक्टिकली जो है, व्यवहारिक जो है, अगर आपने मेहनत किया है, भगवान आपको जरूर आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। आप मेहनत कीजिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने काफी समय दिया हमें, और ये अपने ये जो अभी समय जो चल रहा है, आप लोग काफी व्यस्त हैं, आप सभी को नमन है, क्योंकि
हम लोग घर में हैं, परंतु आप लोग को बाहर जाना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है, रोज़ाना काम है और आप लोगों की वजह से हमारी जो है रोज़ी-रोटी भी चलती है और हम लोग जाके एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को नमन। देश का एक भविष्य तैयार होता है। जी, तो आप लोगों को भी विशेष नमन और विशेष धन्यवाद। आप लोग घर से भी ऑनलाइन जिस तरह से सुबह से शाम तक सिर्फ बोलते रहते हैं, जिस वजह से मतलब बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि एक शिक्षक घर पे ही बैठा है, वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है। उनके लिए मैं ये जानकारी दूँगी, एक शिक्षक जितना मेहनत घर पे बैठकर सारा दिन बोलते-बोलते करता है, वो बहुत ही मेहनत है। उसका मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहता है। बिल्कुल आपको सही। लगता होगा फिज़िकली वो ज़्यादा मतलब काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसका मेंटली जितना काम वो कर रहा होता है, जी, कोई जी। और नहीं कर रहा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं मैडम आपको बहुत-बहुत नमन, धन्यवाद। तो हम लोग पुनः आपको आमंत्रित करेंगे, फिर हम आपसे सुनेंगे, जानेंगे और मैं पूरे अपने मंच की ओर से हिंदी शिक्षण मंच जो है हमारा और हिंदी की हिंदी है ज़िंदगी, पहचान जो है और हमारा मीडिया पार्टनर जो है समाज्ञा की ओर से आपको नमन है, कोटि-कोटि धन्यवाद है कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमारे जो शिक्षक मित्र हैं, हमसे जो लोग जहाँ-जहाँ तक जुड़े हुए हैं, वो बहुत कुछ लाभान्वित हुए होंगे निश्चित तौर पे। तो इसके लिए आपको पुनः नमन है और दर्शकों को भी नमन करना चाहेंगे कि मैम से आपने काफ़ी कुछ सीखा, जाना और आप लोग इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे। आप सभी को नमन है, पुनः जुड़िएगा क्योंकि हम लोग फिर आएँगे एक और व्यक्तित्व के साथ, एक और हस्ती के साथ। इसी के साथ मुझे एवं मधुमिता बनर्जी जी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात। जी, नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्कार आप सभी को, फिर होगी मुलाकात।